नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है इस वक्त की। 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित होंगे 29 अप्रैल को। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीख तय कर दी है। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा और जो छात्र छात्राएं हैं वो न्यूज 18 की वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। www.news18.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा www.hindi.news18.com पर भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड रिजल्ट्स जारी करेगा और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाने हैं। इंतजार, बेसब्री से इंतजार है 10वीं और 12वीं के छात्रों का को और वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तारीख का ऐलान कर दिया है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। रंजना, बेसब्री से इंतजार था छात्र छात्राओं को उस तारीख का। अब 29 तारीख घोषित हो गई। कुछ विलंब भी हुआ है इस तारीख में पहले के मुकाबले। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो 29 अप्रैल को घोषित किया जाएगा और इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज जो आधिकारिक रूप से घोषणा है वो भी कर दी है और अब जो वेबसाइट है वो भी जारी की है। करीब 8 से 10 वेबसाइट है जिन पर जो छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कुछ देरी हुई है, तो देरी के पीछे की वजह यही थी कि इस बार फरवरी के महीने में परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी, क्योंकि कोविड संक्रमण के चलते छात्र छात्रों को जनरल प्रमोशन ना देना पड़े और परीक्षाएं पूरी तरह से जो परीक्षाएं आयोजित हो सके, और यही वजह फरवरी के महीने में परीक्षाएं आयोजित हुई थी। लेकिन अगर स्कूलों की बात करी जाए तो प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो भेजने में जरूर स्कूल संचालकों की तरफ से देरी की गई थी। पहले जो 10 अप्रैल है वो तारीख तय की गई थी, लेकिन 10 अप्रैल तक जो अधिकतर स्कूल हैं उन्होंने प्रैक्टिकल के नंबर नहीं भेजे थे और यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रैक्टिकल के नंबर भेजने के लिए जो तारीख है वो 9 दिन और बढ़ानी पड़ी थी और यही वजह है कि रिजल्ट तैयार होने में थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। हालांकि पहले यही उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा सकता है या तीसरे हफ्ते तक, यानी 15 अप्रैल तक का जो रिजल्ट है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का वो घोषित किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर देरी से आने की वजह से रिजल्ट में भी देरी हुई और अब जो रिजल्ट है वो 29 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। यानी छात्र छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन सेंटर पर भी अधिकांश कॉल रिजल्ट की तारीख को लेकर ही थे। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगी कि जो रिजल्ट है वो इस बार भी सामान्य तरीके से ही घोषित किया जाएगा। यानी इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद टॉपर स्टूडेंट और उनके माता पिता को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसी के चलते इस बार भी सामान्य तरीके से यानी बोर्ड ऑफिस में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। टॉपर स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा और एक और बिंदु पर आपसे जरूर रोशनी चाहूंगा कि काउंसलिंग की व्यवस्था क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हो रही है, क्योंकि रिजल्ट आते हैं, जरूरी नहीं कि सबका रिजल्ट मनमाफिक ही हो और बच्चे कई बार तनाव में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और इस दौरान इस बात का खासतौर से परिजनों को भी ख्याल रखना होगा कि बच्चों के रिजल्ट के समय काउंसलिंग जरूर करें जो भी नतीजे आए। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है हेल्पलाइन सेंटर संचालित कर रहा है और ये जो हेल्पलाइन सेंटर है वो जनवरी के महीने से यानी परीक्षाओं के 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें परीक्षाओं को लेकर अगर बच्चों के मन में किसी भी तरह से तनाव है तो उस तनाव को दूर करने की कोशिश हेल्पलाइन सेंटर्स के जरिए की जाती है, जिसमें काउंसलर्स जो टिप्स है वो बच्चों को देते हैं। और अब जबकि रिजल्ट घोषित किया जाना है, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके माता पिता की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितने परसेंटेज वो चाहते हैं और अगर उस तरीके से परसेंटेज
नहीं आते हैं या उनके मन में किसी भी तरह से डर है, तनाव है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए जो टिप्स हैं वो काउंसलर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके माता पिता को भी जो समझाइश है वो दी जा रही है, ताकि बच्चे कोई भी घातक कदम ना उठाएं और भविष्य पर अपना फोकस करें, और आगे अगर कोई जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह के जो तमाम टिप्स हैं वो भी काउंसलर्स की तरफ से यहां पर दिए जा रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इंतजार भी था छात्र छात्राओं को रिजल्ट का, चूंकि मार्कशीट आ गई और कई जगह जैसा कि जिक्र भी करें, रंजना के एडमिशन के लिए जरूरत भी इसकी होती है और बहुत सारे छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अब और तरीके से नतीजे आने की बात कर पाएंगे। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। सीएम भूपेश बघेल ने के दौरे के पहले बड़ी कवायद, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। प्रभारी सचिव महीने में कम से कम एक बार जिले का दौरा करेंगे, मुख्य सचिव को जिले के कामों की जानकारी भी देंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरों से पहले ये बड़ी कवायद है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जिले आधार पर ये सचिव बनाने की मकसद, प्रभारी सचिव बनाए जा रहे हैं, क्या मकसद है पार्टी का इससे? किन बातों पर फोकस करेंगे ये प्रभारी सचिव? बिल्कुल, देखिए 28 जो जिले हैं, 28 जो आईएएस हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और जो 28 जिले हैं उसमें नियुक्ति की गई है, और जिसमें रेणु जी पिल्ले हैं उनको धमतरी का प्रभारी सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार पिंगवा हैं, उन्हें सरगुजा का प्रभारी सचिव बनाएगा। मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद का, गौरव द्विवेदी को बिलासपुर का। इस तरीके से जो 28 जिले हैं, अलग अलग जो आईएएस अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कहा गया है कि महीने में एक बार वो अपने जिस जिले का प्रभार दिया गया है उस जिले का दौरा करेंगे और उस जिले में देखेंगे कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से चल रही है, क्या परेशानियां हैं, लोगों की क्या परेशानियां हैं, और इसके बाद में जो सार निकलेगा उसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को देंगे। तो जाहिर तौर पर हर महीने इन जो प्रभारी सचिव है, इन आईएएस अफसरों को अपने जिले का दौरा करना पड़ेगा कम से कम एक बार, और उसके बाद जानकारी लेनी पड़ेगी। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई को पूरे प्रदेश भर के दौरे पर निकलने वाले हैं और सरगुजा से उनका दौरा शुरू होने वाला है। उसके पहले ये जो आदेश है वो जारी किया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। तो जाहिर तौर पर यह भी माना जा सकता है कि दौरे के पहले भी जो व्यवस्था है उसको ठीक कर ली जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की बैठक भी ले रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो मिशन 2023 है उसकी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा सकता है कि सरकार की योजनाएं जो है वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम नब्ज जो है वो सरकार टटोलना चाहती है। जी बिल्कुल, फॉलोअप एक लिहाज से तमाम योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रहिएगा। ममता, आगे भी आपसे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के लिए सशर्त और पूर्व अनुमति लेने के मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस नियम को वापस लेने की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। बीजेपी के ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, धार्मिक, सार्वजनिक आयोजन पर कोई रोक नहीं है। इस मामले पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। जो नियम बीजेपी शासनकाल में लागू थे, उन्हीं नियमों के संबंध में जारी निर्देश को आज बीजेपी अलोकतांत्रिक बता रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नियमों की अवहेलना करते करते बीजेपी खुद अलोकतांत्रिक हो गई है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में तो अखंड रामायण के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार घबराई हुई है। रिपोर्ट कार्ड सामने है, वो सरकार के रिपोर्ट कार्ड है और सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि अब उनकी सरकार बनने वाले नहीं है। इसलिए कैसे करके आंदोलन को दबाया जाए, कुचला जाए, जिस प्रकार से जारी किया गया है तत्काल उनको वापस लेना चाहिए। ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्ती के साथ में विरोध कर रही है और आने वाले समय में हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको वापस ले लें, और वापस यदि नहीं लेगी तो मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सवाल क्या हमारी सरकार ने जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं
उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ममता लांजेवार हमारे साथ इस खबर पर भी बनी हुई है। ममता, बीजेपी अगर बगैर परमिशन के प्रदर्शन करती है तो क्या एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है? दूसरी बात यह कि कांग्रेस ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे नियम तो पिछली सरकार में थे। इन दावों में कितनी सत्यता है ममता? देखिए, हाल में आदेश जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि धरना प्रदर्शन के पहले एक अनुमति लेनी पड़ेगी और इस अनुमति के बाद में लगातार जो ऑर्डर के बाद में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार प्रतिवार हो रहे थे और इसी को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये आरोप लगाया कि सरकार जो है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन कर रही है। इसी को लेकर आज पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वापस पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि जो आदेश जारी हुआ है, ऐसा आदेश 2014 के समय भी जारी हुआ था, बीजेपी के समय भी जारी हुआ था और उस समय भी अनुमति लेनी पड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रामायण भी करना हो तो भी अनुमति लेनी पड़ती थी और हमने वही हम किसी तरह के धरना प्रदर्शन को लेकर मनाही नहीं है, लेकिन नियम कायदों के तहत होना चाहिए। उसकी शुरुआती जो जानकारी है, अगर घेराव करने के लिए जा रहे हैं तो वो जानकारी देनी होगी, जो कलेक्टर हैं उनको जानकारी देनी होगी। तो कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने जो कहें कि अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो दमनात्मक जो नीति है वो अपनाने की कोशिश कर रही है, वो अपना रही है और बीजेपी का जो देखना होगा बिल्कुल कि अब सड़कों पर उतरती है बीजेपी तो फिर क्या एक्शन होता है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना से मिलकर आपको बता दें कोरोना से लेकर मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ राज्य की एजेंसियों और कोरोना वॉरियर्स को इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने देश को सतर्क करते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्ते में देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलकर हमने इस वैश्विक महामारी से मुकाबला किया है। इसके साथ ही देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के पास ही चला जाता है। ऐसे में मेरा आग्रह है कि राज्य सहयोग करें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने राज्य में पेट्रोल पर से वैट को कम करें। वहीं पीएम मोदी ने गर्मी में बढ़ रही आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए उपाय किए जाएं। खासकर अस्पतालों में लगने वाले आग को लेकर सतर्क रहें। हॉस्पिटल में सुरक्षा मानकों का खास ख्याल रखें ताकि अस्पताल में लगने वाली आग को रोका जा सके। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया।
अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर। और बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक्टिवा सवार 2 बच्चों को टक्कर मारी थी। एक्टिवा सवार दोनों बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रिहान और आलिम नाम के 2 बच्चे एक्टिवा पर सवार थे, जिसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। झाड़ूवाला मोहल्ले के रहने वाले थे ये दोनों बच्चे। घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बहुड़ापुर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर 2 बच्चों को, एक्टिवा सवार बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, और क्या जानकारी है आपके पास? कितनी उम्र इन दोनों बच्चों की रही होगी? ये अब से करीब 1.5 घंटे पहले पूरा हादसा हुआ है। ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा घटनाक्रम है। ये जो 2 बच्चे हैं एक्टिवा पर सवार होकर आ रहे थे और सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था, और चूंकि ट्रैक्टर ट्रॉली की भी गति तेज थी और बताया जा रहा है कि बच्चे जो एक्टिवा चला रहे थे उनकी भी रफ्तार थोड़ी तेज थी। यही वजह कि आमने सामने की टक्कर हुई और उसके बाद दोनों जो बच्चे हैं, रेहान और आलिम नाम के बच्चे, इन दोनों की घटनास्थल पर भी मौत हो गई हादसे में। और दोनों बच्चों की उम्र 15 साल के आसपास बताई जा रही है, 14-15 साल की, और ये एक्टिवा चला रहे थे। इस तरह की जानकारी पुलिस के द्वारा सामने आई है। अब पुलिस इस मामले में एक्टिवा सवार के खिलाफ जो है, ट्रैक्टर सवार के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ट्रैक्टर को मौके से जब्त कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि हादसे के बाद ट्रैक्टर सवार फरार हो गया था मौके से। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हालांकि सवाल जो बच्चे उनके माता पिता पर भी रहेगा, चूंकि नाबालिग अगर वाहन चला रहे हैं तो ये अपने आप में सवाल है। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है। भूमाफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 4 करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भूमाफिया आकिब अंसारी ने अमखेरा स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था। शासकीय भूमि पर प्लॉटिंग का काम चल रहा था। निर्माणाधीन मकान को प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वर्तमान में भूमाफिया आकिब अंसारी जेल में बंद है। तो ये बड़ी खबर है, जहां भूमाफिया पर जबलपुर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, लगातार प्रशासन का एक्शन और ये जबलपुर में भी नजर आया। देखिए बिल्कुल प्रशांत, लगातार पुलिस भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है और जिस प्रकार के निर्देश सूबे के मुखिया ने दिए हैं, तो निर्भीक होकर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। इस बीच आज एक और कार्रवाई जबलपुर में की गई है। भूमाफिया आकिब अंसारी के अमखेरा स्थित शासकीय भूमि, जिससे उससे कब्जा करके रखा था, उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। शासकीय भूमि पर प्लॉटिंग की तैयारी कर रखा था आरोपी आकिब अंसारी ने, और उससे भी मजे की बात यह है कि फिलहाल आकिब जेल में है। इसके बावजूद उसकी प्लानिंग जेल से ही चल रही थी। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो प्रशासन और पुलिस ने साथ मिलकर आज अमखेरा स्थित इस 4 करोड़ की जो 2.5 एकड़ भूमि है बताई जा रही है, उसे कब्जा मुक्त कराया है और यहाँ पर कार्रवाई जो है लगभग कंप्लीशन की ओर है। जी प्रशांत। जी, आकिब अंसारी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जेल में बंद है और जेल के अंदर से पूरी प्लानिंग कर रहा है, यही एक संपत्ति है आकिब की या फिर प्रशासन के पास इसकी और भी सूची है? देखिए फिलहाल आकिब अंसारी का जो डेटा खंगाला जो इंस्टीट्यूट की रहा है और फिलहाल जेल में बंद है, और जिस जमीन पर ये प्लॉटिंग की तैयारी कर रहा था वहां पर निर्माणाधीन मकान भी था, उसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। यानी स्पष्ट तौर पे निवेशकों को ठगने की तैयारी थी आकिब की, लेकिन प्रशासन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है और आज एक और बड़ी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। प्रशांत।
जी बिल्कुल। तो जबलपुर में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकिब अंसारी का यह अवैध निर्माण चल रहा था और इसी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। तो प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं और इसी आधार पर लगातार एक्शन नजर भी आ रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।